नमस्कार। कभी सोचा है जो एजुकेशन सिस्टम आज हम देखते हैं स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, आखिर ये बना कैसे? मतलब गुरुकुल से लेकर आज के डिजिटल क्लासरूम तक का ये पूरा सफर ये कैसे तय हुआ? तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं एकदम शुरुआत से, मतलब ब्रिटिश राज से लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक। तो सवाल यही उठता है कि हमारी जो ये पूरी शिक्षा की व्यवस्था है, इसका विकास हुआ तो हुआ कैसे? इसके पीछे की सोच क्या थी? और सबसे जरूरी बात, वक्त के साथ इसके लक्ष्य क्यों और कैसे बदलते गए? चलिए इसी पूरी कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। हम शुरू करेंगे मैकाले के 1835 के मिनट से, फिर देखेंगे आज़ादी के बाद बने कमीशंस को, 1986 की पॉलिसी, और फिर सीधा आएंगे 2020 के बड़े बदलावों पर। हर एक पड़ाव ने, जैसा कि हम देखेंगे, हमारी शिक्षा को एक नई ही दिशा दी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल से। आखिर ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी नींव रखने के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद था क्या? ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उस दौर की पूरी सोच को सामने रख देती है। 1835 में लॉर्ड मैकाले का मकसद कोई ज्ञान बांटना नहीं था। उनका मकसद था एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार करना जो ब्रिटिश राज को चलाने में उनकी मदद कर सके। मतलब सीधे सीधे कहें तो क्लर्क बनाना। और इसी के लिए इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया और हमारी भारतीय भाषाओं और गुरुकुलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, मैकाले के बाद एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया, 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जहां मैकाले का फोकस सिर्फ क्लर्क पैदा करने पे था, वहीं वुड्स डिस्पैच ने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक पूरे सिस्टम की नींव रख दी। यहाँ तक कि टीचर ट्रेनिंग की भी शुरुआत की। लेकिन हाँ, एक बात साफ थी, मकसद अब भी ब्रिटिश हितों को साधना ही था। फिर आया साल 1947। देश आजाद हुआ और सब कुछ बदल गया। अब शिक्षा का मकसद किसी की मदद करना नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था, अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना था। आजादी मिलते ही फौरन दो बड़े कमीशंस बनाए गए। पहला 1948 में राधा कृष्णन कमीशन, जिसका पूरा फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। इसने बात की शिक्षा के भारतीयकरण की, कैरेक्टर बिल्डिंग की और टीचर्स की क्वालिटी सुधारने की। और फिर इसके ठीक बाद 1952 में आया मुदालियर कमीशन, जिसने सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दिया और मल्टी डिसिप्लिनरी और वोकेशनल स्टडीज का सुझाव दिया। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जिसे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का सबसे जरूरी मोड़ माना जाता है, कोठारी कमीशन। बिल्कुल, इसे भारतीय शिक्षा की रीढ़ की हड्डी, अब बैकबोन कहा जाता है। और ऐसा क्यों है, ये आगे और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, ये जो 10+2+3 का सिस्टम है ना, जिसमें हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, उसकी नींव इसी कोठारी कमीशन ने रखी थी। सोचिए, इसने कितनी पीढ़ियों की स्कूली शिक्षा को एक पूरा ढांचा दिया। और इस कमीशन ने सिर्फ 10+2+3 का ढांचा ही नहीं दिया, इसने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की, साइंस और मैथ्स पर जोर दिया, और सबसे बड़ी बात, इसने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली हथियार माना। और हाँ, इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1986 की पॉलिसी पर और देखते हैं कि यहाँ आकर कैसे एजुकेशन को सोशल जस्टिस से जोड़ा गया। मतलब इस दौर में शिक्षा का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उसे समाज के हर तबके तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। 1986 की पॉलिसी का तो मूल मंत्र ही था, एजुकेशन मतलब सोशल जस्टिस। इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू हुआ, ताकि प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारी जा सके। वुमेन एजुकेशन, SC/ST और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। और हाँ, आइग्नू जैसी ओपन यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना हुई, ताकि शिक्षा सही मायनों में हर किसी तक पहुंच सके। और अब आते हैं बिल्कुल आज के दौर में। साल 2020 में आई नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। अब इसे सबसे क्रांतिकारी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दशकों पुराने सिस्टम को जड़ से बदलने का इरादा रखती है। इसका फोकस रट्टा मारने पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने और 21वीं सदी के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं, उन्हें सीखने पर है।
और ये देखिए, ये है सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव। जो पुराना 10+2 का सिस्टम था, उसकी जगह अब आ गया है 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर। और इसमें खास बात यह है कि बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन अब 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से खेल और एक्टिविटी बेस्ड होगी। ये टेबल दोनों पॉलिसीज के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, जहां 1986 की पॉलिसी का फोकस था एक्सेस और इक्विटी पर, मतलब सब तक शिक्षा पहुंचे, वहीं 2020 की पॉलिसी का फोकस है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग पर। रटने की जगह अब सोचने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हायर एजुकेशन में तो स्ट्रीम्स की बंदिशें ही खत्म कर दी गई हैं, साथ में मल्टीपल एंट्री एग्जिट जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। तो NEP 2020 के ये कुछ मेन पिलर्स हैं: कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर, हायर एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल और स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस। ये सब मिलकर हमारी एजुकेशन को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। तो हमने एक काफी लंबा सफर देखा। अब चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार संक्षेप में समझते हैं कि आखिर भारत में शिक्षा का जो मकसद था, वो वक्त के साथ कैसे और कितना बदला। तो देखिए, पूरी कहानी को अगर हम एक नज़र में देखें तो शुरुआत हुई थी ब्रिटिश कंट्रोल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से। फिर आज़ादी के बाद मकसद बना नेशन बिल्डिंग। 80s के दशक में सोशल जस्टिस इसका सेंटर बन गया। और आज 21वीं सदी में हमारा लक्ष्य है भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना और पूरी दुनिया से कंपटीशन करना। लेकिन ये लक्ष्य जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी हैं इसकी चुनौतियां। देखिए, NEP 2020 कागज पर तो बहुत शानदार है, पर इसकी असली सफलता इस बात पर टिकी है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे एक जैसा लागू करना, लाखों टीचर्स को नई ट्रेनिंग देना, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना और इन सब के लिए ज़रूरी पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं: क्या ये नई शिक्षा नीति अपनी इन चुनौतियों से पार पाकर भारत को सच में एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए।